नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना महामारी से लगातार मौतें हो रही हैं और अब कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें मरीज आरटी-पीसीआर रिपोर्ट में नेगेटिव मिल रहे हैं, लेकिन अचानक ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण मरीजों की मौत हो रही है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि संक्रमण के लक्षण पाए गए व्यक्ति की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है तो उसे समुचित इलाज दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में अब तेजी से ऐसे मामले भी बढ़ रहे हैं जिनमें संक्रमण के लक्षण तो मिल रहे हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। तो बता दें आपको कि जो कोविड का कहर लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। नेगेटिव आने वाले जो व्यक्ति होंगे उनका भी इलाज किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके अंदर सिम्टम्स भी नहीं है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है और उनका ऑक्सीजन लेवल भी लगातार गिरता जा रहा है। तो कोरोना महामारी की वजह से लगातार मौतें हो रही हैं। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव, फिर भी कोविड के लक्षण वहां पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों में ऐसा है कि जिसके अंदर कोविड के लक्षण हैं और उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ रही है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता विशाल गर्ग अधिक जानकारी देने के लिए। विशाल, जिस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के अंदर सिम्टम्स हैं, जिनके अंदर लक्षण है कोविड-19 के, उनकी रिपोर्ट क्यों नेगेटिव आ रही है? क्या मामला है इस पूरे लेकर? क्या इस तरह की कोई जानकारी आपके पास? देखिए, लगातार जिस तरह से रीचा इस तरह की खबरें सामने आ रही है और जिस तरह से लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये रिपोर्टें कहीं ना कहीं जो गलत आ रही है उसको लेकर भी ये बड़ा सवाल है। और इस तरह के मामले लगातार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के भी पास पहुंचे हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके पास भी पहुंचे हैं। उन लोगों ने इसका संज्ञान लिया है और साथ ही उन्होंने कहा है जो डीएम है यहाँ के देहरादून के, उनको कि इस मामले की जो जांच है वो कराएं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्वास्थ्य के महानिदेशक हैं उनको भी उन्होंने लेटर लिख करके भेजा है और कहा है कि इस पर पूरी कार्रवाई करें और किस तरह की चीजें हो रही हैं उस पर भी संज्ञान ले। इसको लेकर के लगातार हम देख रहे हैं कि डीएम जो आशीष श्रीवास्तव जी हैं उन्होंने भी एक आदेश जारी कर दिया है कि आरटी-पीसीआर की जो रिपोर्टें हैं, जो नेगेटिव रिपोर्ट है, एक तो वो भी लोगों को दी तो जाए, लेकिन एक तो जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि काफी लोगों में सिम्टम्स है लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, कि ऐसे क्या रीजन है उसके लिए उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। और लगातार उन्होंने एक नोडल अधिकारी भी इसमें नियुक्त कर दिया है जो कि वो इस मामले को देखेंगे और इसकी जांच करेंगे रीचा। उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर ये इस तरह की चीजें क्यों हो पा रही हैं। विशाल, पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से 2020 में जब कोरोना शुरुआत में आया था तो ये हो रहा था कि सिम्टम्स तो है ही नहीं, फिर भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। अब इसके उलट हो रहा है कि सिम्टम्स हैं फिर भी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। इसकी वजह क्या है? आपने किसी डॉक्टर से बात करने की कोशिश की है इस मामले पर? देखिए रीचा, लगातार डॉक्टरों का यही कहना है कि लगातार अभी क्योंकि इतने ज्यादा पेशेंट उनके पास आ रहे हैं कि हो सकता है कि उनसे ही थोड़ी गड़बड़ी हो जा रही हो लगातार, क्योंकि आज के समय में उत्तराखंड में की भी अगर मैं बात करूं तो लगातार 5 से 6 हजार जो कोरोना पेशेंट है वो लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे में एक जिम्मेदारी का माहौल है, उनका भी जो वर्कलोड है वो काफी बड़ा हुआ है और शायद यही कारण है कि कुछ खामियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। हो सकता है कि यही वजह है कि इतना बड़े जो गलत रिपोर्टें जो आ रही हैं वो हो सकता है। और ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी लगातार इसका संज्ञान ले रहे हैं और इस तरह से अब उन्होंने सीधा कह दिया है कि ऐसा अगर कोई भी किसी की भी संलिप्तता पाई गई या किसी को भी आरोप इसमें सिद्ध हुआ तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अभी हमें सिर्फ यही देखना है कि हमारे लोगों को हम कैसे बचा सकते हैं और कैसे उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकता है। और ऐसे में सभी मंत्री, सरकार और पुलिस प्रशासन सभी मुस्तैदी से अपना काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं उत्तराखंड में जगह जगह। रीचा, विशाल, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, हालांकि सिम्टम्स उनके अंदर हैं कोविड-19 के और जिनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा है, फिलहाल उनको क्या कुछ फैसला लिया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से?
देखिए लगातार इन पर कार्रवाई की बात तो वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इस तरह की कहीं पर भी कमियां पाई जाती हैं तो उन पर कार्रवाई की बात तो उन्होंने की है, लेकिन जिस तरह से जो लोगों को परेशानी हो रही है, उनके जो घर के लोग हैं वो लगातार इस तरह की जो प्रशासन है उससे भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है, लेकिन फिर भी उनमें जो सिम्टम्स है वो ज्यादा बढ़े हुए हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल जो घट रहा है, तो उसको लेकर के वो लगातार उनको अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। वो फिर निजी अस्पतालों में जाकर के गुहार लगा रहे हैं डॉक्टरों से कि उनको चेकअप किया जाए, उनको जो जरूरी सुविधाएं हैं वो दी जाए ताकि अपने मरीज को बचा सके। ऋचा, चलिए विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो वही उत्तराखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात रोज बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों के साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार को प्रदेश में यहां 5,403 नए केस दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 24 घंटे में कोविड संक्रमित 128 मरीजों की मौत भी हो गई है, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। राहत की बात यह रही है कि सोमवार को 3,344 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब तक 1,97,028 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 1,34,488 मरीज स्वस्थ भी हो गए हैं। और मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी अधिक बातचीत करने के लिए साक्षी सहानी। साक्षी, उत्तराखंड में लगातार आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए कोविड-19 को लेकर, साथ ही साथ कितने आंकड़े आए हैं और कितनी मौतें हो चुकी 24 घंटे के अंदर? साक्षी, बिल्कुल ऋचा, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड की तस्वीर है तो कहीं ना कहीं भयावह होती हुई तस्वीर नजर आ रही है। बढ़ता संक्रमण कहीं ना कहीं बढ़ती चिंताएं लेकर हर किसी के सामने उत्पन्न हो रहा है। देखिए विभिन्न अस्पतालों में विभिन्न आयोजन किए गए हैं, तमाम सुविधाएं जो है मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो है शिकायतों को एक तरह से कह सकते हैं पुलिंदा जो है खड़ा हो रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार वीडियो भी वायरल हो रही हैं, जिस तरीके से हम देख सकते हैं हरिद्वार के विभिन्न अस्पतालों की, अगर हम सुशीला तिवारी अस्पताल की बात करें और विभिन्न अस्पतालों की बात करें तो देखा जा सकता है लापरवाही का सबब जो है साफ तौर पर। और वहीं अगर बात करें जो विभिन्न हेल्पलाइन नंबर सरकार के द्वारा निकाले गए हैं तो उस पर भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि फोन ना उठाने की शिकायत जो है जनता कर रही है। और वहीं जिस तरीके से आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार हम देखते हैं कि ग्राफ 5,000 से ऊपर ही जाता हुआ हमें नजर आता है और 5,000 से नीचे जो है जाता हुआ नजर नहीं आता। 128 मौतें जो है रोज हो रही हैं। तो यानी कह सकते हैं ऋचा, देखिए जिस तरीके से ये जो सबब बना हुआ है उत्तराखंड में, इसमें लापरवाही तो एक तरफ है ही, लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा देखा जा सकता है, वहीं सरकार के द्वारा देखा जा सकता है, कहीं ना कहीं इस चीज को दरकिनार किया जा रहा है। वहीं जितनी भी शिकायतें जनता के द्वारा की जाती हैं ऋचा, उसको भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाता है और साफ तौर पर जनता का रोष और दुख जो है इस पर देखने को मिल रहा है। चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करी जाए या फिर बात करी जाए जब जनता के द्वारा सीधा संवाद जो है हम मीडिया कर्मी भी बनाते हैं, तो तब भी कहीं ना कहीं उनका रोष जो है साफ तौर पर। साक्षी, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं जिस तरीके से लगातार सरकार कदम भी उठा रही है, हालांकि लेकिन जो कदम उठाए गए हैं वो नाकाफी साबित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या सरकार कोई नई गाइडलाइंस जारी करना चाह रही है, कोई विचार कर रही है नई गाइडलाइंस पर? बिल्कुल ऋचा, देखिए जिस तरीके से 6 मई तक का ये लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो जिस तरीके से सूत्र भी लगातार इस बात को साफ कर रहे हैं कि आगे और 15 दिन का लॉकडाउन लग सकता है और पूरी संभावना कहीं ना कहीं ऋचा देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये स्थिति बनी हुई है, चेन बिल्कुल भी टूटती हुई नजर नहीं आ रही है। कह सकते हैं ये जो लॉकडाउन लगे थे पहले 3 दिन का और अब 3 दिन का, और तो इस लॉकडाउन को कहीं ना कहीं असफल बताया जा रहा है चेन तोड़ने के लिहाज में। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से केसेस पहले मिल रहे थे वही केसेस अब फिर मिल रहे हैं। हालांकि सरकार ने जो है जरूरत की चीजों का, जो दुकानों का समय है वो भी कम कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से लापरवाही देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए अस्पतालों में भी कहीं ना कहीं बढ़ते संक्रमण का जो ये चेन है ये तोड़नी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा सकता है अस्पताल में जगह नहीं है, तो बेड्स जो है साथ साथ लगाए जाते हैं संक्रमितों के भी, जिससे कहीं ना कहीं हेल्थ वर्कर्स को भी और दिक्कतें होती हैं और वो संक्रमित होते हैं। तो कह सकते हैं कि अस्पतालों में भी एक अलग तरीके की व्यवस्था बनानी चाहिए। और वहीं जो अलग अलग देखा जा सकता है, साक्षी, सरकार को और सख्त कदम उठाने होंगे और यहाँ पर जनता को भी जागरूक करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो फिर भी लगातार बढ़ रहे हैं।
इसके पीछे की वजह क्या है, इसको जानने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी साहनी, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। उत्तरकाशी के चन्यासी इसोट तहसील के कुमराड़ा गांव पर सोमवार शाम को बारिश कहर बनकर टूटी है। तेज बारिश के कारण गांव के नदी नाले अचानक उफान पर आ गए हैं, जिससे नदी नालों का पानी गांव में घुस गया था। वहीं पानी से तेज बहाव के साथ आए मलबे में 3 मवेशी लापता हो गई है। वहीं 20 मकानों में मलबा भी घुस गया है, जिसमें एक मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का कार्य शुरू किया गया। वहीं जो मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उस घर में रहने वाले परिवार को भी राजस्व पुलिस ने सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। और वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने राज्य में हुए नुकसान के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने लोगों की हर संभव मदद करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो अतिवृष्टि की वजह से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। गांव के अधिकांश घरों में मलबा घुस गया है, कुछ घर क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। हालांकि अभी फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है, मौके पर टीम पहुंची हुई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण से इलाज के दौरान हो रही मौत के मामले में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला भी इजाफे में पीछे नहीं है। सीमांत क्षेत्र खटीमा में 5 से 6 रोजाना मौतें हो रही हैं, तो वहीं पर अंत्योष्टि भले ही सरकारी गाइडलाइन के अनुसार हो रही हो, लेकिन क्षेत्र के नगर पालिका ईओ धर्मानंद शर्मा मुक्तिधाम में मौजूद कोरोना से हो रही मौतों की लाशें फूंक रहे हैं। बताते हैं कि रोजाना क्षेत्र में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर नगर पालिका भी परेशान हो गया है। तो आ रही थी, लेकिन 2-1 दिन से कुछ लगभग औसतन 2 के आ रही हैं और कभी 5 भी आ जा रही हैं बॉडी हमारे पास। कल 5 थी, कल 6 बॉडी हमारी एक ही प्रयास हॉस्पिटल से मिली थी और एक नागरिक हॉस्पिटल से मिली थी 7। तो ये कोविड के जो प्राविधान हैं उनके अनुपालन करते हुए उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। जो दाह संस्कार में हमारे 4 लड़के लगा रखे हैं, वो बाकायदा किट और उसके साथ उनका दाह संस्कार करते हैं और इसमें कोविड के नियमों का अनुपालन किया जा रहा है। हल्द्वानी के लामाचौर क्षेत्र में अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया और इस दौरान वहीं पर टहलते जा रहे एक बुजुर्ग की बोरियों के नीचे आने से मौत हो गई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक ड्राइवर कंडक्टर को सही सलामत बाहर निकाला। बता दें कि ट्रक पलट जाने के कारण घंटों तक यातायात प्रभावित रहा, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने यातायात को सुचारू करवाया। लगभग 3:30 बजे के आसपास एक 22 टन आ गया था ट्रक, जो कि कमलाव गांजा से चकलुआ के लिए जा रहा था। इस भाखड़ा पुल के शुरुआती जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि बेंड है, इस बेंड पे अपना नियंत्रण खो बैठा और पलट गया। इस ट्रक में 2 सवार थे, एक चालक और उसके साथ एक सहचालक। इन दोनों को पुलिस ने इसको निकाला है बाहर और अस्पताल पहुँचाया है चिकित्सीय मदद के लिए। एक राहगीर जो कि यहाँ से गुजर रहा था, वो इस दुर्घटना में चपेट में आ गया, उसके मौके पे ही मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा उसको भी अस्पताल के लिए भिजवाया गया है। अभी फिलहाल इस पलटे हुए ट्रक के कारण यहाँ पे यातायात बाधित है। पुलिस इस ट्रक के पलटने के कारण जो जाम लगा है उसको खुलवाने की कोशिश कर रही है। वाहनों को अभी निकाला जा रहा है। थोड़ी देर में कई सारी यहाँ पे जेसीबी और जो मशीनें हैं वो बुला ली गई हैं। तो उत्तराखंड में 14 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का श्री गणेश हो जाएगा। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई है और वहीं चारों धाम के कपाट तय समय पर ही खुलेंगे। कपाट खुलने को लेकर मंगलवार को 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने एसओपी जारी कर दी है, जिसके तहत चारों धामों के कपाट रोजाना सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खोले जाएंगे। बता दें कि यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर और गंगोत्री धाम के कपाट इस बार 15 मई को खुलेंगे, जबकि केदारनाथ के कपाट 17 मई को, तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलेंगे। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता। अब भूपेंद्र जी, फिलहाल एसओपी तो जारी कर दी गई है, क्या कुछ कहा गया है एसओपी में? देखिए ऋचा, उत्तराखंड में 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री।
तो इन चारों धामों का जो है खुलने की जो तिथि है वो 14 तारीख से लेकर 18 तारीख मई के बीच तक की है। लेकिन जो कोरोना का लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इस बार ये देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की तरफ से ये निर्णय लिया गया है, सरकार की तरफ से भी, कि इस बार जो है तीर्थ यात्रियों के लिए ये जो है कपाट ना खोले जाएं। और हालांकि जो विधि विधान से पूजा अर्चना का काम है पूरी जो है रीति रिवाज के साथ जो है पूरे जो है मंत्रोच्चार वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ जो है कपाटों का जो है तिथि अपने निर्धारित तिथि पे अपने निर्धारित समय पे शुभ मुहूर्त पर वो खोले जाएंगे। लेकिन किसी भी श्रद्धालु को दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो मंदिर के अंदर पुजारी भी जाएंगे, पूजा करने जाएंगे या अर्चना करने जाएंगे, उनको पहले जो है पूरी जो कोरोना कोविड की गाइडलाइंस है उसका बाकायदा अनुपालन करना होगा और तय समय पर ही जो है जैसे मंदिर को सैनिटाइज करना, आसपास के लोगों का फूल फल का प्रवेश बिल्कुल वर्जित रहेगा। स्थानीय लोग हैं, वही एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कुछ लोग शामिल हैं, पुजारी उपमहंत पुरोहितों की, वो लोग ही जल मंदिर के अंदर प्रवेश लेंगे और अपने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद अपने तय समय पर फिर जो है कपाट बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद करने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो जो है मंदिर में जो प्रतिदिन की जो पूजा आरती होती है वो वही तक ही सीमित की जाएगी। तो किसी भी प्रकार के जो है अभी स्थानीय लोगों को लेकर के, चाहे देश के तमाम कोने से आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को लेकर के अभी इसमें कोई भी जो है साफ तौर पे मना कर दिया गया है कि किसी के लिए भी दर्शन के लिए ये जो है स्थान बोर्ड नहीं खोले जाएंगे। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो लगातार अभी जैसे कह रहे हैं कि 15 मई के आसपास कोविड की दूसरी जो लहर अपने पीक पे पहुंचेगी उसके बाद से, और उसी दौरान ही ये कपाट भी खुले हैं, चारों धाम में जो है ये होना है खुले थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए केवल आस्था के नाम पर जो है केवल लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और रही बात पूजा अर्चना की, तो वो वहाँ के महंत पुरोहित पंडित वो अपना विधि विधान के साथ जो है बाकायदे पूजा अर्चना करेंगे और तमाम जितने भी जो है अपने कार्यक्रम है वो विधि विधान से सुचारू करते रहेंगे। और हो सकता है कि देखिए कि 15 तारीख के बाद अगर थोड़ा सा जो संक्रमण की दर है इसमें अगर कोई कमी दिखी जाती है तो हो सकता है कि ये सूत्रों के हवाले से ये बात है, कुछ अधिकारियों से जो हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि हो सकता है उसके बाद ये हो जाए कि स्थानीय लोगों को लिए जो है दर्शन के लिए कुछ उनको अनुमति दी जाए कोविड की गाइडलाइंस के मुताबिक। और अगर थोड़ा सा और इसमें बहुत राहत मिलती है तो हो सकता है कि पूरे उत्तराखंड वालों के लिए ये जो है दर्शन करने के लिए समस्त जो है मंदिरों को खोल दिया जाए। तो देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की तरफ से भी ये कहा गया है कि फिलहाल अभी इस तरीके से किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लिए जाने की अभी कोई इच्छा नहीं है, कोई मंशा नहीं है, क्योंकि इस समय कोरोना का काल है। सबने देखा है कि हरिद्वार में जो कुंभ हुआ है उसमें से किस तरीके से संक्रमण दर बहुत तेजी से बढ़ी है कोरोना की। तो इसलिए एहतियात के तौर पर सुरक्षा के लिए और जो है तमाम लोगों की जान माल की संक्रमण को बचाए रखने के लिए, से बचने के लिए इस तरीके का निर्णय लिया गया है। ऋचा, बिल्कुल भूपेंद्र जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो चारधाम यात्रा है, काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इस चारधाम यात्रा की, क्योंकि जो श्रद्धालु होते हैं वो सिर्फ इस दिन का इंतजार करते हैं। भूपेंद्र जी, क्या कोई सुविधा की जा रही है कि ऑनलाइन अगर जो श्रद्धालु दर्शन कर सकें? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए चारों धाम है, ये तीर्थाटन पूरा जो है पर्यटन प्रदेश है, तीर्थाटन प्रदेश है। यहाँ पे तमाम जो देश दुनिया से तमाम जो श्रद्धालु आते हैं, तमाम पर्यटक आते हैं, उन्हीं के माध्यम से एक आय का भी सरकार को भी एक बड़ा रेवेन्यू मिलता है, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है और लोगों के जो है आर्थिकी को मजबूती मिलती है। लेकिन इस तरीके की जो इस बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है कोरोना के चलते, लोगों को यात्रा स्थगित कर दी गई है, चारों धामों पर यात्रा रोक दी गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए देवस्थानम बोर्ड की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि जो है दर्शन करने के लिए जो जब आरती होती है तो लाइव आरती कैसे लोग अपने घर पे बैठ करके जो है डिजिटली आरती देखें, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। थोड़े ही दिनों में इसका एक लिंक जो है वो पब्लिकली कर दिया जाएगा और जो लोग दर्शन करना चाहते हैं या ऑनलाइन प्रसाद में मंगवाना चाहते हैं, इसकी दिशा पे भी जो है बात की गई है। तो ये अच्छी बात होगी कि कम से कम लोग जो दर्शन करना चाहते हैं अपने इष्ट के, अपने आराध्य के, उनको जो है देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की तरफ से ये सुविधा दी जाएगी। और उसके साथ ही साथ जैसे जैसे अगर मैंने पहले भी कहा कि अगर थोड़ा सा संक्रमण की दर जो है कम होती है तो हो सकता है कि इसमें कुछ लचीलापन सरकार या देवस्थानम बोर्ड प्रबंधन समिति की तरफ से लिया जा सके। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगर खतरा कम होता है तो इसमें कुछ ना कुछ रियायत दी जाएगी प्रबंधन बोर्ड की तरफ से और सरकार की तरफ से। चलिए भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। कोविड
कोविड संक्रमण के इस दौर में अब पौड़ी शहर में भी महंगाई की शिकायतें मिलने लगी हैं। फल विक्रेता बाजारों में मनमाने दाम वसूल रहे हैं। ऐसे में लगातार लोगों की ओर से भी शिकायतें मिल रही हैं। बता दें कि पौड़ी के फल विक्रेता 30 का फल 80 में बेचा जा रहा है और इसके बाद एक स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर पूर्ति विभाग की ओर से चालान कर दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी ने बताया है कि जो भी व्यापारी अपनी दुकानों में मूल्य सूची नहीं चिपकाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही जो भी व्यापारी मूल्य से अधिक दाम वसूलता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जहां शिकायत प्राप्त होती है कि कोई दुकानदार जो है अपना सामग्री को अधिक दामों पर बेच रहा है या किसी मनमाना दाम वसूल करने का प्रयास कर रहा है, एसडीएम के माध्यम से तत्काल इस पर भी जांच की जा रही है। सभी दुकानदारों को हम लोगों ने निर्देश जारी कर दिया है कि अपने दुकानों में रेट लिस्ट चस्पा करेंगे, सभी वस्तुओं की दरों को जो है प्रदर्शित करेंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को हमने निर्देशित कर दिया है कोई भी दुकानदार अगर अपना रेट लिस्ट से अधिक दामों पर सामग्री को बेचता है अथवा जमाखोरी करता है और उसका जो है उसके वजह से बाजार में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आम जनमानस को, तो ऐसी स्थिति में संबंधित दुकानदार पर हम कार्रवाई भी करेंगे, उसके खिलाफ हम मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। एसडीएम द्वारा जो है अभी जांच नगर में जांच की जा रही है, राउंड लिया जा रहा है और ऐसे दुकानदार या फल सब्जी विक्रेता जो अपने दामों को बढ़ाकर बेच रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। नागरिक कल्याण मंच पौड़ी का प्रवक्ता के पद पर हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कोविड के समय यहाँ पर व्यापारियों द्वारा मनमाने ढंग से अपने निजी मूल्य लेके महंगाई बढ़ा रहे हैं। अभी मैंने ये कोटदा तिराहे में एक कीवी का फल लिया था जिसकी कीमत उसने 80 रुपये बताए। उससे आगे लक्ष्मी नारायण की दुकान में, अशोक की दुकान में गया, उसने उसको 30 रुपये का दिया। मैंने कहा ये इन लोगों को यही कहा कि तुम लोग महंगाई स्वयं करें, सरकार नहीं करे महंगाई। तो इन्होंने कहा नहीं ऐसे ही भाव आ रहे हैं, जबकि मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार इसको नियंत्रण में रखे। मैंने उसी समय डीएसओ साहब को भी फ़ोन किया, व्यापार मंडल के अध्यक्ष को भी फ़ोन किया, नगर पालिका को भी फ़ोन किया, तब उनके द्वारा आकर उसका चालान किया गया। पर इस तरह से अराजकता फैल रही है और एक कोविड के नाम पे बहुत महंगाई कर रहे हैं पौड़ी में। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी रोजाना बढ़ रहा है। मंगला क्षेत्र में भी रोजाना दर्जनें मौतें हो रही हैं। 1 लाख से अधिक वाली आबादी में सरकारी अस्पतालों में लोगों के इलाज के लिए कोई सुविधा मौजूद ही नहीं है। ऐसे मुश्किल वक्त में भी लोग इलाज के लिए अस्पताल के बाहर चक्कर काट रहे हैं। निजी अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है तो वहीं मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन सरकारी अस्पताल में कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है और ऐसी स्थिति में सरकार के सभी दावे धरातल पर खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे पास कल आ गई थी, 1-2 दिन के लिए बीच में थोड़ा खत्म हुई थी। अभी टेस्ट हम दोबारा शुरू कर दिया है, रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ आराम से हो रहा है। रही बात कोविड पेशेंट्स की, तो इमरजेंसी में हमारे पास 2 बेड ही हैं, वहाँ पर हम उनको इमरजेंसी में ट्रीट कर रहे हैं। बाकी जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, कम जिनको संक्रमित लग रहा है, उनको होम आइसोलेशन किट देके होम आइसोलेट कर रहे हैं। जो भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम हॉस्पिटल के बाहर उसका SpO2 चेक करते हैं कि उसका SpO2 लेवल है कितना। फिर उसकी चेस्ट को चेक करते हैं कि भाई इसकी चेस्ट में हमें कहाँ क्या प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ठीक है ना। फिर हम उनकी रिपोर्ट को देखते हैं कि भाई इनके पास कोई कोविड की रिपोर्ट है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर नहीं है तो हम उनको बाहर से ही 1-2 मेडिसिन सजेस्ट करके और उनको कहते हैं भाई इनकी कोविड की रिपोर्ट करा के आप ले आइए। अगर नेगेटिव है तो हम एडमिट कर लेते हैं और अगर पॉजिटिव है तो हम उनको हायर सेंटर रेफर कर देते हैं। चमोली की पिंडर नदी में डूबे दूसरे किशोर छात्र का शव 5वें दिन की खोजबीन के बाद सोमवार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल विगत गुरुवार को पंती बाजार के निकट पिंडर नदी में नहाने गए कक्षा 8वीं और 10वीं के छात्र नेगी नदी के गहरे तालाब में डूब गए थे। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम नदी के दोनों किनारों पर छात्रों की खोजबीन करती रही। दूसरे दिन शुक्रवार को नदी में डूबे गजेंद्र सेंडवाल का शव मिल गया था। पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमों ने दूसरे लापता छात्र की खोज के लिए काफी ज्यादा मशक्कत की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि सोमवार सुबह करीब 10:15 बजे एसडीआरएफ ने दूसरे छात्र प्रियांशु नेगी का शव बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 30 तारीख को 2 लड़के बहने की सूचना पंती के पास से मिली थी। उसमें एक बच्चा तो हमने 30 तारीख को ही बरामद कर लिया था नदी से और एक की बॉडी आज 10:15 बजे करीब एसडीआरएफ, जल पुलिस और हमारी स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से आज नाड़ मकड़े के पास से मिली, जिसमें पंचायतनामा कार्रवाई के बाद शव को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। 30 तारीख को जो यहाँ पे पंती में 2
दिनांक 29 तारीख में जो पंथी में यहाँ पे 2 बच्चे नहाते हुए लगे थे, थानाध्यक्ष थाली के महोदय के निर्देशन में, उनके पर्यवेक्षण में हमारे एसडीआरएफ टीम के द्वारा और जल पुलिस के द्वारा, थाना पुलिस के द्वारा ये सर्च किया गया। एक बॉडी उसके अगले दिन ही रिकवर कर ली थी घटनास्थल से थोड़ा दूर पे, और एक बॉडी अब यहाँ से नारायण बगड़ी झूला पुल के थोड़ा सामने दूसरी साइड, नदी के दूसरी साइड को, उस बॉडी को भी रिकवर कर लिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।